गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में। आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 23वां अध्याय, जिसका नाम है हमारी विरासत। प्यारे बच्चों, विरासत के बारे में हमने कितना कुछ ज्ञान प्राप्त किया था ना। साथ ही साथ हम मिले थे कुछ स्कूल के बच्चों से, जिनका कि दल लौटा है चित्तौड़गढ़ भ्रमण करके। वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा, इस चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उसके अंदर कौन कौन से स्मारक हैं, कौन से महल हैं, उन सब के बारे में बच्चों से मिलकर के हमने जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही साथ बच्चों हमने यह भी समझ बनाई थी कि जो ये किले होते हैं उनमें कई सारी बातों को उनके निर्माण के समय ध्यान रखा जाता है। जैसे कि सुरक्षा की दृष्टि से किले के बुर्ज पर छोटे छोटे कोटर या छेद बनाए गए हैं, जिनसे कि सेना को दूर से देख लिया जाता था जो आक्रमण करने आ रही हैं। इसी प्रकार बच्चों हमने यह भी जाना था कि किले के दरवाजे बड़े क्यों बनाए गए हैं। यानी सरल शब्दों में बोलें तो हम ये समझ सकते हैं कि क्या क्या विशेषताओं, ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो किले के निर्माण के समय ध्यान में रखी जाती थी। बच्चों हमने साथ ही साथ चर्चा की थी राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्गों पर। जैसे हमने चर्चा की थी जयगढ़ पर, सोनारगढ़ पर, ऐसे अनेक सारे दुर्गों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो बच्चों पाठ को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस अध्याय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कुछ और किलों के या दुर्गों के बारे में। तो चलो बच्चों जानते हैं राजस्थान के कुछ प्रमुख दुर्ग। देखो बच्चों, इस श्रेणी में जो हमारा पहला दुर्ग है वो है रणथंभौर का दुर्ग। बच्चों सबसे पहले किसी भी दुर्ग को जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसकी स्थिति कहाँ है, यानी कि ये कौन से जिले में स्थित है। और यहाँ पर आप पहले देख रहे हैं रणथंभौर के जो दुर्ग हैं, प्राचीन दुर्ग है, विशाल दुर्ग है, उसकी इमेज को। बच्चों रणथंभौर का दुर्ग सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। साथ ही साथ देखिए इस दुर्ग में राजस्थान का प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, जहां गणेश चतुर्थी को मेला भी बढ़ता है। और प्यारे बच्चों इस मंदिर में स्थापित गणेश जी की मूर्ति का चित्र हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। और इन गणेश जी की खासियत क्या है या विशेषता क्या है, ये त्रिनेत्र हैं, यानी कि इनके 3 नेत्र हैं। बच्चों साथ ही साथ यह भी देखिए कि जो राजस्थान का रणथंभौर का दुर्ग है उसके जो बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि इस दुर्ग में राजस्थान का प्रथम साका हुआ था। साका मतलब हमने जाना था कि जब केसरिया पहन करके वीर युद्ध करते हैं, वीर गति को प्राप्त करते हैं, उसके बाद में रानियां अपनी स्वाभिमान की रक्षा के लिए जोहर का आयोजन करती हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया है यानी केसरिया और जो जोहर है इनको मिलाकर के हम सम्मिलित रूप में कहते हैं साका। और राजस्थान का जो प्रथम साका हुआ था वो हुआ था हमारे रणथंभौर के दुर्ग में। तो ये कितना गौरवान्वित दुर्ग है, इसका इतिहास कितना प्राचीन है। साथ ही साथ देखो बच्चों यह एक गिरी दुर्ग है। गिरी दुर्ग, गिरी यानी होता है पहाड़ी, यानी यह जो दुर्ग है वो पहाड़ी पर स्थित है। बच्चों दुर्गों के कई सारे प्रकार बताए गए हैं। जैसे प्राचीन हमारे साहित्य में जो शुक्र नीति है उसके अनुसार 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं। उन्हीं में से एक प्रकार है गिरी दुर्ग, यानी ऐसा दुर्ग जो पहाड़ी पर स्थित होगा। अच्छा बच्चों, कुछ दुर्ग होंगे जो जल में स्थित होंगे, जैसे गागरोन का दुर्ग, तो उसे जल दुर्ग की संज्ञा दी जाएगी। कुछ ऐसे दुर्ग हैं जो मरुस्थल में स्थित हैं, जैसे सोनार किला हमने देखा था ना सोनार किले के बारे में, तो बच्चों उसे हम धानवन दुर्ग कहते हैं। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि दुर्गों को उनकी स्थिति के आधार पर अनेक सारे प्रकारों में बांटा जा सकता है। और जो रणथंभौर का दुर्ग है वो पहाड़ी क्षेत्र पर होने के कारण गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो हमने यहाँ जानकारी प्राप्त की राजस्थान के सवाई माधोपुर में स्थित रणथंभौर दुर्ग के बारे में। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले दुर्ग पर। और जो अगला दुर्ग है जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं बच्चों वो है मेहरानगढ़ दुर्ग। देखो बच्चों यह दुर्ग भी गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। मतलब हम समझ पा रहे हैं कि यह भी किसी पहाड़ी पर स्थित होगा। प्यारे बच्चों इस पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटूक की पहाड़ी, और जो कि ये दुर्ग है वो जोधपुर जिले में स्थित है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण ही इस दुर्ग को या किले को भी हम चिड़ियाटूक के नाम से भी जानते हैं। प्यारे बच्चों इस दुर्ग की यह विशेषता है कि इस दुर्ग का निर्माण कुछ इस प्रकार से कराया गया है कि इसे हम जब दूर से देखते हैं तो हमें लगता है जैसे एक मयूर पक्षी हो। इस वजह से इसको मयूर ध्वज दुर्ग भी कहा जाता है। तो चलो बच्चों हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में, जो कि राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे दुर्गों की श्रेणी में। अगला दुर्ग कौन सा होने वाला है, तो देखो बच्चों अगला जो दुर्ग है या जिस दुर्ग के बारे में अब हम
हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो है हमारा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है बच्चों वो राजसमंद जिले में स्थित है। साथ ही साथ देखिए इसे मेवाड़ की आंख के उपनाम से भी जाना जाता है। और प्राचीन जो हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी इमेज को हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों इसे मेवाड़ की आंख के उपनाम से क्यों जाना जाता है? आया ना प्रश्न दिमाग में कि इन्हें जैसे हमने देखा था मयूर ध्वज दुर्ग नाम दिया गया हमारे मेहरानगढ़ को, क्योंकि उसकी आकृति मोर के समान है। उसकी निर्माण रचना कुछ इस प्रकार की है कि हम देखते हैं तो हमें यह लगता है कि यह तो एक मोर है। बच्चों वैसे ही जो ये हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है इसे मेवाड़ की आंख के उपनाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि बच्चों मेवाड़ का जो एरिया है या जो क्षेत्र है उस पर इस दुर्ग से आसानी से नजर रखी जा सकती थी, इसीलिए कहा जाता था कि ये मेवाड़ की आंख है। तो बच्चों और जानकारी प्राप्त करते हैं कुंभलगढ़ के बारे में। तो देखो बच्चों इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी में करवाया गया था और यहाँ पर हम मिल पा रहे हैं महाराणा कुंभा से। प्यारे बच्चों ये वही महाराणा कुंभा हैं जिन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। बच्चों जो हमारा कुंभलगढ़ दुर्ग है उसकी दीवार विश्व में प्रसिद्ध है। ऐसी इसमें कौन सी विशेषता है कि पूरे विश्व में यह दीवार प्रसिद्ध है? बच्चों इस दुर्ग की जो प्राचीर या दीवार है उसके बारे में यह कहा जाता है कि इस दुर्ग की जो दीवार है उस पर एक साथ 7 घुड़सवार चल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो ना कितनी विशाल और कितनी चौड़ाई लिए हुए है ये जो दीवार है। तो बच्चों आपने यहाँ पर ये देखा कि जो हमारे राजस्थान के भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के या अलग अलग जो दुर्ग हैं वो हमें हमारी विरासत के रूप में मिले हैं और इनमें कितनी सारी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं। इनका निर्माण राजा महाराजाओं द्वारा प्राचीन समय में करवाया गया था और आज भी ये हमारे सामने अपनी अडिगता को लिए हुए मौजूद हैं। बच्चों दिमाग में प्रश्न यह आता है ना इन दुर्गों का निर्माण तो करवाया गया पर इनका निर्माण किस वजह से करवाया गया? या इन दुर्गों का निर्माण तो राजा महाराजाओं ने करवा लिया, वो रहते महलों में थे, फिर इन दुर्गों का क्या उपयोग था? तो देखो बच्चों पुराने समय में राजा महाराजाओं ने दुर्गों के निर्माण कराए थे। आक्रमण के समय दुश्मनों से बचाव के लिए दुर्ग के बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। खाद्य सामग्री व अन्य सामग्री दुर्ग में संग्रहित की जाती थी। यानी कि आप समझ पा रहे हैं कि दुर्ग को हम एक नगर की संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ पर दुर्ग में अनेक सारे महल होते थे जिनमें राजा महाराजा अपने परिवार के सदस्यों के साथ रहते थे। और बच्चों साथ ही साथ युद्ध के समय आक्रमणकारियों से बचने के लिए जो दुर्ग होते थे उनके बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। और इन दुर्गों में ऐसी व्यवस्था होती थी कि इनमें जो भी आवश्यकता की सामग्री है, खाद्य सामग्री है, वो इनके अंदर भंडारित कर ली जाती थी। तो देखा अपने दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से निर्मित किए जाते थे। तो चलो बच्चों एक आसान से प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। पता कीजिए और बताइए में। देखो बच्चों निम्न पद्धतियों में पुराने समय से अब तक क्या क्या परिवर्तन आए हैं? बच्चों परिवर्तन संसार का नियम है। जैसे जैसे समय चलता है, समय बढ़ता है, आगे समय आता है, धीरे धीरे हम कई सारे परिवर्तन देखते हैं। जैसा कि बच्चों आपको पता होगा कि हमने जब कक्षा 3 में अध्ययन किया था यह संचार के साधनों का, तो हमने वहाँ देखा था ना परिवर्तन का युग, कैसे कबूतर से संदेश पहले पहुंचाए जाते थे, ढोल नगाड़ों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे, हरकारों के माध्यम से संदेश पहुंचाए जाते थे। परंतु धीरे धीरे जो संदेश भेजने की प्रक्रिया है या इनके जो तरीके हैं उनमें बदलाव आता गया, परिवर्तन आता गया और आज हमने ऐसी तकनीकी विकसित कर ली कि संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने में कुछ सेकंडों या हम कहते हैं बहुत ही कम समय लगता है। तो बच्चों उस प्रकार से हमें ये बताना है कि पुराने समय में और अब इस समय वर्तमान में जो निम्न पद्धतियां हैं इनमें क्या क्या अंतर आए हैं या क्या क्या परिवर्तन हम देख पा रहे हैं। जैसे त्योहार और उत्सव मनाने के तरीकों में। प्यारे बच्चों पहले जब त्योहार और उत्सव मनाए जाते थे तो परिवार के सभी सदस्य या हम कह सकते हैं गांव के सभी सदस्य मिलजुल करके बड़े हर्षोल्लास से त्योहार बनाते थे। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इन उत्सव या त्योहारों के समय की जो तैयारी होती थी वो कई दिनों पहले शुरू हो जाती थी। जैसे होली का आने वाली है, होली का त्योहार बनाने वाले हैं, तो उसके उपलक्ष्य में बच्चों 1 महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती थी। परंतु बच्चों वर्तमान समय में हम देखते हैं कि त्योहार और उत्सव मनाने के लिए जो लोगों का समय है वो काफ़ी सीमित हो गया है। परिवार के सभी सदस्य इकट्ठा भी नहीं हो पाते। यानी हम देख पा रहे हैं कि पुराने समय में और अब वर्तमान में जो त्योहार और उत्सव मनाने के तरीके हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन हो गया है। वैसे ही बच्चों देखो खेती के तरीकों में
जैसा बच्चों खेती के तरीकों की बात करें तो प्राचीन समय में पशु श्रम और मानव श्रम का खेती में अधिक उपयोग किया जाता था। साल में हम मुश्किल से 2 या 3 ही फसल ले पाते थे, ऐसा ही होता था ना। साथ ही साथ जो फसल थी वो पूरी तरह बारिश पर निर्भर होती थी। सिंचाई के प्राचीन साधन थे, है ना। और जबकि आज वर्तमान की बात करते हैं तो अनेक सारे अत्याधुनिक उपकरण मशीनों का उपयोग किया जाता है। जैविक खाद के स्थान पर रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है। तो हम समझ पा रहे हैं कि खेती के तरीकों में भी वर्तमान समय में और प्राचीन समय में काफी अंतर आ गया है। बच्चों इसके अलावा देखो रहन सहन के तरीकों में हो या यातायात के साधनों में हो या फिर काम धंधों में हो, इन सभी में अनेक सारे परिवर्तनों को हम समझ सकते हैं, देख पाते हैं, रोज देखते हैं ना। जैसे पहले कहीं जाना होता था तो आदमी पैदल चलता था या फिर बैलगाड़ी ऊंटगाड़ी के माध्यम से जाता था, परंतु आज हम देख पा रहे हैं हमारे पास वायुयान रेलगाड़ी जैसे तीव्र गति से चलने वाले साधन भी उपलब्ध हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है, समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। तो बच्चों ये परिवर्तन क्या प्राचीन समय में निर्मित हमारी जो विरासत है उनमें और आज वर्तमान समय में भी हमें देखने को मिलता है? तो चलो इस परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो बच्चों, अपने परिवेश में बड़े बुजुर्ग एवं घर पर बड़ों से बातचीत करते समय यह आभास होता है हमें कि वर्तमान एवं अतीत में हमारी आदतों, पद्धतियों, प्रथाओं, तकनीकों में काफ़ी बदलाव आया है। जब भी हम हमारे घर के बड़े बुजुर्गों से बात करते हैं, हमारे दादाजी से बात करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उनके समय में तो ऐसा था ही नहीं। उन्हें यात्रा करने के लिए कितना समय लगता था। तो हम समझ पा रहे हैं ना कि प्राचीन समय में और वर्तमान समय में हमारी चाहे आदतें हों, पद्धतियाँ हों, हमारे नियम कायदे हों, रीति रिवाज हों, प्रथाएं हों या फिर उपयोग में ली जाने वाली तकनीकी हो, इन सब में काफ़ी सारी मात्रा में परिवर्तन आया है। बच्चों जैसे कि आप यहाँ देखिए, यह बदलाव वर्तमान में सिक्कों और पेंटिंग में भी दिखाई देता है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 2 प्रकार के सिक्के। प्रथम सिक्के हैं वो हैं प्राचीन समय में जो राजा महाराजाओं के काल में चलते थे वो वाले सिक्के, और वर्तमान समय में जो सिक्के अब हम उपयोग में ले रहे हैं उन्हें भी हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों इनसे हम क्या अंतर देख रहे हैं इनमें? देखो हम जहाँ समझ पा रहे हैं कि जो प्राचीन समय के जो सिक्के थे उन पर अधिक मात्रा में चित्रांकन होते थे। उनमें उपयोग में ली जाने वाली धातु तांबा, पीतल या फिर चांदी होती थी। कई जगहों पर सोने के सिक्के भी होते थे। वहीं हम देख पा रहे हैं जो वर्तमान सिक्के हैं उनका निर्माण मशीनों से किया जाता है। साथ ही साथ उन पर या उनके निर्माण में जो सामग्री उपयोग में ली जा रही है, या हम कह सकते हैं कि इनके निर्माण के लिए जो धातु उपयोग में ली जा रही है वो हमारी कई सारी धातुओं का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील है या फिर हम कह सकते हैं कि स्टील के सिक्के होते हैं। बच्चों इसके अलावा देखो पेंटिंगों की बात करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं दोनों कालों की, यानी वर्तमान समय की और प्राचीन समय की पेंटिंग को। बच्चों जहाँ हमें प्राचीन समय की पेंटिंग को देखने पर यह पता चलता है कि जो प्राचीन काल में जो पेंटिंगें बनाई जाती थी उनमें चटक रंगों का उपयोग किया जाता था। चमकीले चलक भलक वाले, मतलब हम कह सकते हैं चमकीले रंगों का उपयोग किया जाता था। बच्चों इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता था। ये चित्र कपड़े पर बनाए जाते थे, दीवारों पर बनाए जाते थे, या फिर इन चित्रों में हम ये समझ पा रहे हैं कि जो राजा महाराजा होते थे, राज परिवार के सदस्य होते थे, उनका ही चित्रांकन किया जाता था अधिक मात्रा में। वहीं पर बच्चों अगर वर्तमान समय की पेंटिंगों के बारे में हम चर्चा करें तो हमें पता चलता है इनमें जो रासायनिक रंग है उनका उपयोग अधिक किया जाता है। इन पेंटिंगों में पिछली पेंटिंगों यानी पुरानी पेंटिंगों की तुलना में कम चमकीले रंगों का प्रयोग किया गया है। तो ये बच्चों काफ़ी सारे अंतर हैं जो हमें समय के साथ दिखाई देते हैं। तो बच्चों देखा ना परिवर्तन हमने। बच्चों हम इन परिवर्तनों का अवलोकन कैसे कर सकते हैं, या हम कहाँ जाएं कि हमें ये पता चले कि प्राचीन समय में क्या क्या था और अब वर्तमान समय में क्या क्या आ चुका है? तो देखो बच्चों इन परिवर्तनों को स्मारकों एवं संग्रहालयों के अवलोकन द्वारा महसूस किया जा सकता है। यानी अगर हम कई प्राचीन जो हमारे स्मारक हैं, विरासत है, उनका भ्रमण करेंगे और जो संग्रहालय बनाए गए हैं जिनमें कि प्राचीन वस्तुओं का संग्रह किया जाता है उनका अवलोकन करेंगे, तो ये जो परिवर्तन है उसे हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। अब ये कौन कौन से संग्रहालय हैं या हमारी विरासत में, हमारे राजस्थान में प्रसिद्ध संग्रहालय कहाँ कहाँ हैं, उनके बारे में तो बच्चों हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।